नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम. Dear students, Assalamu alaikum. Today is 6th of August 2020. The day is Thursday. Dear students, the topic which is continued from previous two lectures is very important in professional practices, which is teamwork in software engineering projects, and its third lecture and last lecture, which we are going to start. First of all, the subtopics are mentioned here in the list. Now we are going to start teamworks. Large teams are usually built into a number of groups. Each group is responsible for developing part of the overall system. As a general rule, software engineering project groups should not have more than 10 members. When small groups are used, communication problems are reduced. Everyone knows everyone else, and the whole group can get around a table for a meeting to discuss the project and the software that they are developing. Dear students, अगर हम बात करें टीम वर्क्स की, तो आम तौर पे अगर लार्ज टीम्स हों भी तो उनको स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है, और हर ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है कि उनके पार्ट में जो भी ओवरऑल सिस्टम का जो भी सब सिस्टम जो भी उनको डेवलप करने के लिए दिया जाता है, हर ग्रुप को वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लेकिन एक जनरल रूल के तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में मेंबर्स आम तौर पे 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर स्मॉल ग्रुप होगा तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो जाएंगे. और हर एक जानता है इस बात को कि अगर ग्रुप मैनेजेबल होगा, इतना होगा कि वो सब एक टेबल के गिर्द बैठकर एक मीटिंग की शक्ल में अपने प्रोजेक्ट को न सिर्फ डिस्कस कर सकें बल्कि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन कर सकें, तो ये सबसे बेहतर है. Putting together a group that has the right balance of technical skills, experience, and personalities is a critical management task. However, successful groups are more than simply a collection of individuals with the right balance of skills. A good group is cohesive and has a team spirit. The people involved are motivated by the success of the group as well as by their own personal goals. ग्रुप के तमाम मेंबर्स को इस तरह कलेक्ट करना कि वो अपनी उनकी जो टेक्निकल सलाहियतें हैं, स्किल्स हैं, उनके लिहाज से, अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से और अपनी पर्सनैलिटीज़ के लिहाज से एक ग्रुप में मेंबर्स को इकट्ठा करना एक क्रिटिकल मैनेजमेंट टास्क है. बहरहाल जो सक्सेसफुल ग्रुप्स होते हैं वो उनमें तमाम इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपनी तमाम स्किल्स के लिहाज से राइट बैलेंस में मौजूद होते हैं. यानी अपने हर सलाहियत के लिहाज से ग्रुप में एक राइट बैलेंस उनकी वजह से कायम हो जाता है. यानी हर कोई अपने शोबे में मतलब परफेक्ट होता है. अ गुड ग्रुप इज कोहेसिव. एक अच्छा जो ग्रुप होता है वो उसमें हम आहंगी होती है और एक टीम स्पिरिट होती है. द पीपल जो इसमें जितने भी पीपल इन्वॉल्व होते हैं वो बेसिकली सब मोटिवेटेड होते हैं कि अपने ग्रुप की सक्सेस के लिए काम करें, और ना सिर्फ अपने ग्रुप की सक्सेस के लिए पहली प्रायोरिटी पे काम करें बल्कि फिर वो अपनी पर्सनल गोल्स को भी अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं. Cohesive groups. In a cohesive group, members think of the group as more important than the individuals who are group members.
Members of a well-led, cohesive group are loyal to the group. They in they identify with group goals and other group members. They attempt to protect the group as an entity from outside interference. This makes the group robust and able to cope with problems and unexpected situations. कोहिजिव ग्रुप्स, जिसको हम यूं कह लें कि हम आहंग ग्रुप, ऐसा कोहिजिव ग्रुप के जो तमाम मेंबर्स होते हैं वो अपने ग्रुप की, वो हमेशा अपने ग्रुप के बारे में सोचते हैं बनिस्बत इंडिविजुअल मेंबर्स के। जो कि ग्रुप मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स की बजाय वो अपने हमेशा ग्रुप को ज़्यादा अहमियत देते हैं और अपने ग्रुप के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और ऐसे बेहतरीन किस्म के हम आहंग जो ग्रुप है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो अपने ग्रुप के साथ बहुत लॉयल होते हैं और वो अपने ग्रुप के गोल्स को न सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं और उसके साथ साथ अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ भी एक अच्छी कोऑपरेशन वाली एनवायरनमेंट पैदा करते हैं। दे अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द ग्रुप, वो अपने ग्रुप को न सिर्फ ये कि प्रोटेक्ट करते हैं एक एंटिटी के तौर पे आउटसाइड इंटरफेरेंस से, बल्कि वो अपने ग्रुप के अंदर एक दूसरे से बेहतरीन किस्म का तावन करते हुए प्रॉब्लम्स और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से भी ग्रुप को निकाल लेते हैं। कोहिजिव ग्रुप्स की जो बेनिफिट्स हैं उनमें नंबर 1, द ग्रुप कैन एस्टेब्लिश इट्स ओन quality standards. Because these standards are established by consensus, they are more likely to be observed than external standards imposed on the group. ग्रुप जोन सा है वो उसके अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जोन से हैं वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स जोन से हैं आपस में कंसेंसस के बाद एस्टेब्लिश किए जाते हैं और आम तौर पे ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि वो ज़्यादातर जो उनसे वो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप अपने ग्रुप के स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को खुद मेंटेन करें बनिस्बत एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स के जो ग्रुप पे इम्पोज किए जाएं। ग्रुप में सेकेंडली, इंडिविजुअल्स लर्न फ्रॉम एंड सपोर्ट ईच अदर। पीपल इन द ग्रुप लर्न फ्रॉम ईच अदर। Inhibitions caused by ignorance are minimized as mutual learning is encouraged. Individuals जो से खुद ब खुद लर्न करते हैं और सपोर्ट करते हैं ईच अदर को, अब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और जो पीपल जो ग्रुप में हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं और अगर गफलत की वजह से कुछ रुकावटें अगर आ जाती हैं गफलत की वजह से तो वो कम हो जाती हैं जब म्यूचुअल लर्निंग जो सी है वो इनकरेज होती है। आपस में बाहमी हम म्यूचुअल लर्निंग जब इनकरेज होती है तो रुकावटें या गफलत या गैर जिम्मेदारी की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो कम होते जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। नॉलेज इज शेयर्ड। नंबर 3, नॉलेज इज शेयर्ड। Continuity can be maintained if a group member leaves. Others in the group can take over critical tasks and ensure that the project is more unduly disrupted. नॉलेज जोन सा है ग्रुप के अंदर नॉलेज को शेयर किया जाता है, कॉन्टीन्यूटी जो सी है उसको मेंटेन रखा जाता है, अगर कोई मेंबर छोड़ के भी चला जाए तब भी कॉन्टीन्यूटी मेंटेन रहती है, और जो ग्रुप में जो मेंबरान होते हैं वो क्रिटिकल टास्क जो उनसे हैं उनको अपने लिए मुश्किल नहीं समझते बल्कि उनको चैलेंज के तौर पे लेते हैं और इस बात को इंश्योर करते हैं कि प्रोजेक्ट जो उनसा है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, गैर ज़रूरी तौर पे डिस्टर्ब ना हो। नंबर 4, रीफैक्टरिंग एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इज इनकरेज्ड. Group members work collectively to deliver high quality results and fix problems, irrespective of the individuals who originally created the design or program. ग्रुप के अंदर जो रीस्ट्रक्चरिंग है ग्रुप की और जो कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट है उसको इनकरेज किया जाता है। ग्रुप मेंबर्स जो से हैं वो कलेक्टिवली हाई स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी रिजल्ट्स के लिए कलेक्टिवली डिलीवर करते हैं और प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हैं
इस बात से बालातर होके कि किस ग्रुप में से किस इंडिविजुअल ने ओरिजिनली जो प्रोग्राम का डिज़ाइन है वो क्रिएट किया है। कोहेसिव टैक्टिक्स, one of the most effective ways of promoting cohesion is to be inclusive. This means that you should treat group members as responsible and trustworthy and make information freely available. Sometimes managers feel that they cannot reveal certain information to everyone in the group. This invariably creates a climate of mistrust. Simple information exchange is an effective way of making people feel valued and that they are part of a group. सबसे जो इफ़ेक्टिव वे हैं ग्रुप को आपस में ग्रुप मेंबर्स को हम आहंग करने के लिए, कोहीजन को प्रमोट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव वेज हैं उसमें ये है कि हर कोई अपने आप को मतलब हर कोई अपने तौर पे पूरी तरह से ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट करे। और दूसरा ये कि तमाम ग्रुप मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्ट वर्दी मेंबर के तौर पे ट्रीट किया जाए और हर एक को इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल की जाए, यानी एक दूसरे से इंफॉर्मेशन छुपाई ना जाए ग्रुप में। कई दफ़ा ये होता है कि मैनेजर्स ये फील करते हैं कि वो हर बात जो उनसी है अपने मेंबर्स को ग्रुप में नहीं बता सकते, लेकिन इससे ग्रुप के अंदर एक क्लाइमेट मिसट्रस्ट की क्लाइमेट पैदा हो जाती है। तो सिंपल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है ये एक इफ़ेक्टिव वे है लोगों को ये बताने के लिए, एहसास दिलाने के लिए कि वो वैल्यूड हैं, उनका ऑनर किया जाता है और उनको ऑनर दिया जाता है और वो एक ग्रुप का पार्ट है। Other examples of tactics of a good project managers is to encourage group cohesiveness. Organize social events for group members, maybe and with their families. Try to establish a sense of group identity by naming the group and establishing a group identity and territory. Get involved in explicit group building activities such as sports and games. बाकी जो दूसरी एग्जांपल्स हैं वो जो अच्छी कोहेसिव टैक्टिक्स हैं वो गुड प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं उनको ग्रुप की हम आहंगी के लिए एनकरेज करते हैं, जिस तरह के मतलब सोशल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना ग्रुप मेंबर्स के लिए, जिसमें ग्रुप मेंबर्स भी शामिल हो सकते हैं और कई दफ़ा उनकी फैमिलीज़ के साथ भी ऐसी कोई मीटिंग्स या फंक्शंस अरेंज किए जाएं तो इससे ग्रुप में हम आहंगी कोहेसिवनेस बढ़ती है। वो ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं और इससे आपस में लॉयल्टी और हम आहंगी बढ़ती है ग्रुप में। ट्राई टू एस्टैब्लिश और ग्रुप के अंदर जो इससे भी एक ग्रुप की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि ग्रुप को एक नेम दिया जाए और ग्रुप की आइडेंटिटी और उसकी टेरिटरी को एस्टेब्लिश किया जाए। और दूसरी बात ये भी है कि ग्रुप बिल्डिंग एक्टिविटीज़ जो हैं उनको बेहतरीन तरीके से अडॉप्ट किया जाए। ग्रुप बिल्डिंग एक्टिविटीज़ जिस तरह के स्पोर्ट्स या गेम्स हैं उनमें भी मतलब जो है वो मेंबर्स को मौका दिया जाए कि वो पार्टिसिपेट करें। फैक्टर्स दैट अफेक्ट टीम वर्क, whether or not a group is effective depends to some extent on the nature of the project and the organization doing the work. कोई ग्रुप पूरी तरह से इफ़ेक्टिव है या नहीं है ये इस बात पे डिपेंड करता है कुछ हद तक कि प्रोजेक्ट की नेचर क्या है और दूसरा ये कि और उस ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है जो इस वर्क को कर रही है। If an organization is in a state of turmoil with constant reorganizations and job insecurity, it is very difficult for team members to focus on software development.
अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब डिस्टेबलाइजेशन है, जॉब्स जो सी जॉब की इनसिक्योरिटी है और कॉन्स्टेंटली उसके अंदर तब्दीलियां ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीलियां मुसलसल आ रही हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है टीम मेंबर्स के लिए कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे प्रॉपरली फोकस कर सकें. However, apart from project and organizational issues, there are three generic factors that affect team working: the people in the group, the group organization, technical and managerial communications. बहरहाल प्रोजेक्ट या ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज से हटकर अगर हम बात करें तो आम तौर पर तीन जेनरिक फैक्टर्स, देर आर थ्री जेनरिक फैक्टर्स जो कि टीम वर्किंग को अफेक्ट करते हैं. और वो तीन जेनरिक फैक्टर्स कौन से हैं? द पीपल, नंबर वन द पीपल इन द ग्रुप, नंबर टू द ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड टेक्निकल एंड मैनेजेरियल कम्युनिकेशंस. As with all management issues, getting the right team cannot guarantee project success. Too many other things can go wrong, including changes to the business and the business environment. However, if you don't pay attention to group composition, organization, and communications, you increase the likelihood that your project will run into difficulties. कुछ और फैक्टर्स जो मैनेजमेंट जो डिस्टर्ब करते हैं टीम वर्क को, क्योंकि तमाम मैनेजमेंट इश्यूज जितने भी होते हैं उनमें अगर उनके साथ अगर हम ये कहें कि हम तकरीबन तमाम राइट टीम मेंबर्स को चुन लेते हैं, तब भी ये कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की गारंटी नहीं दे सकते. Too many other things, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट के लिए रॉन्ग जा सकती हैं, जिसमें वो तमाम चेंजेस जिसमें ये चेंजेस भी आ सकती हैं कि बिज़नेस के अंदर कोई चेंजेस वगैरह अगर बिज़नेस में कोई चेंजेस आ जाएं या उसकी बिज़नेस एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस आ जाती हैं तो वो भी मतलब आपके प्रोजेक्ट के लिए नुकसानदेह होती हैं. However, if you don't pay attention to group composition, organization, बहरहाल अगर आप पूरी तरह से अपनी ग्रुप कंपोजिशन को तवज्जो नहीं देते, ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन को और कम्युनिकेशंस को, तो आप अपने लिए प्रोजेक्ट के अंदर मुश्किलात को बढ़ा लेंगे. गैर महसूस तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं प्रोजेक्ट के लिए डिफ़िकल्टीज वो बढ़ जाएंगी. Selection of group members. A manager or team leader's job is to create a cohesive group and organize their group so that they can work together effectively. This involves creating a group with the right balance of technical skills and personalities and organizing that group so that the members work together effectively. The जो मैनेजर या टीम लीडर होता है उसकी जॉब ये होती है कि वो एक कोहिजिव ग्रुप को क्रिएट करे और फिर ग्रुप को ऑर्गेनाइज करे कि वो आपस में इफेक्टिव तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें. तो इससे एक ऐसा ग्रुप क्रिएट होगा जिसमें टेक्निकल सलाहियतें और पर्सनैलिटीज़ को सामने रखते हुए एक राइट बैलेंस के साथ एक ग्रुप क्रिएट होगा जिसमें तमाम और ग्रुप जो है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होगी और मेंबर्स जो हैं वो आपस में इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे. तो टिपिकल प्रॉब्लम्स इन मेंबर्स सिलेक्शन. Software development groups therefore are often composed of people who have their own ideas about how technical problems should be solved. This is reflected in regularly
reported problems of interface standards being ignored, systems being redesigned as they are coded, unnecessary system embellishments, and so on. आमतौर पर ये अगर हम टिपिकल प्रॉब्लम्स की बात करें जो मेंबर्स की सिलेक्शन में आती हैं, तो उसमें ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो ग्रुप्स होते हैं आमतौर पर वो उन लोगों पर मुश्तमिल होते हैं जिनके अपने आइडियाज़ होते हैं कि टेक्निक और अपने आइडियाज़ होते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व किया जाना चाहिए। और इसको अगर हम इसको अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो आम तौर पर अक्सर जो प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड होते हैं वो ज़्यादातर ये होते हैं कि जो सॉफ्टवेयर के इंटरफेस स्टैंडर्ड्स हैं उनको इग्नोर किया जाता है। सिस्टम्स को बार बार कोड, हालांकि सिस्टम की डेवलपमेंट या कोडिंग कर दी गई है, फिर भी उसको रीडिज़ाइन किया जाता है, फिर भी उसको रीडिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है, या गैर ज़रूरी तौर पे अगर सिस्टम की गैर ज़रूरी ज़बाइश आराइश वगैरह की जाए तो ये टिपिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये टिपिकल प्रॉब्लम्स जो मेंबर सिलेक्शन में आते हैं, फॉर एग्जांपल से अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर is given a program design for coding and notices what appears to be possible improvements that could be made to the design. If he or she implements these improvements without understanding the rationale for the original design, any changes, though well-intentioned, might have adverse implications for other parts of the system. मिसाल के तौर पे अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगर कोई एक प्रोग्राम डिज़ाइन कोडिंग के लिए दिया जाता है और इसको देखा जाता है कि क्या पॉसिबल उसमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं जो कि डिज़ाइन के अंदर की जा सकती हैं, अगर वो इन इम्प्रूवमेंट्स को इम्प्लीमेंट करता है तो सॉफ्टवेयर की उसको ओरिजिनल डिज़ाइन, प्रोग्राम के ओरिजिनल डिज़ाइन को जहन में रखे बगैर, उसको अंडरस्टैंड किए बगैर अगर इम्प्लीमेंट करता है इन इम्प्रूवमेंट्स को, कोई तब्दीलियां उसमें करता है, अगरचे उसका इरादा ठीक है, वेल इंटेंशनड है वो, लेकिन उसमें फिर कुछ खराबियां पैदा हो सकती हैं, बाकी सिस्टम के दूसरे पार्ट्स के लिए उसमें खराबियां पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए सिस्टम के ओरिजिनल डिज़ाइन को हमेशा इम्प्रूवमेंट्स करते हुए मद्देनज़र रखना चाहिए और इस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए। If all the members of the group are involved in the design from the start, they will understand why design decisions have been made. They may then identify with these decisions rather than oppose them. अगर तमाम मेंबर्स को ग्रुप के अगर उनको शामिल किया जाए डिज़ाइन प्रोसेस में शुरू से ही, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे कि डिज़ाइन डिसीजंस जो भी लिए गए हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे और वो आइडेंटिफाई करेंगे इन डिसीजंस को और इनकी मुखालफत नहीं करेंगे। It is sometimes possible to choose a group with complementary personalities. If this is the case, the project manager has to control the group so that the individual goals do not take precedence over organizational and group objectives. कई दफ़ा ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम एक ऐसा ग्रुप चूज़ करें जिसमें तमाम हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जो पर्सनालिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे शोहरत के हामिल हों। अगर ऐसा केस है भी, तो अगर ऐसा केस है तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को
ग्रुप को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि इंडिविजुअल गोल्स जो से हैं, जो वो ऑर्गेनाइजेशनल या ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर सबकत ना ले जाएं, उन पे हावी ना हो जाएं. दिस कंट्रोल इज ईजियर टू अचीव इफ ऑल ग्रुप मेंबर्स पार्टिसिपेट इन ईच स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट. और ये कंट्रोल हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है. इसको हासिल किया जा सकता है अगर ग्रुप के तमाम मेंबर्स प्रोजेक्ट की हर स्टेज में पार्टिसिपेट करें. इंडिविजुअल इनिशिएटिव इज मोस्ट लाइकली when group members are given instructions without being aware of the part that their task plays in the overall project. इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो है वो भी अहमियत रखता है जब ग्रुप मेंबर्स जो हैं उनको हदायत दी जाती हैं कि हदायत दी जाती हैं लेकिन वो हदायत दी जाती हैं कि वो अपना काम करें, अगर जबकि उनको ये पता, जबकि इस चीज़ से वो आगाह नहीं होते कि उनका कि वो क्या टास्क उनका प्ले किया जाने वाला ओवरऑल प्रोजेक्ट में, उनका टास्क क्या प्ले, क्या रोल प्ले करेगा, उनका जो टास्क उन्होंने अचीव किया है. तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव इस लिहाज से बेहतर है कि ग्रुप मेंबर्स को जो टास्क दिया जाए, लेकिन वो उस बात से आगाह नहीं होने चाहिए कि ओवरऑल प्रोजेक्ट में उनके टास्क की क्या अहमियत है. इससे ये होगा कि इंडिविजुअल गोल्स जो से हैं वो पीछे चले जाएंगे और ग्रुप गोल्स फोकियत हासिल कर लेंगे. ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन. Important group or important organizational questions for project managers include: should the project manager be the technical leader of the group? Who will be involved in making critical technical decisions and how will these be made? Number 3, how will interactions with external stakeholders and senior company management be handled? Number 4, how can groups integrate people who are not co-located? It is now common for groups to include members from different organizations and people to work from home as well as in a shared office. This has to be taken into account in group decision-making processes. How can knowledge be shared across the group? ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल क्वेश्चंस हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए. जिस तरह के पहला क्वेश्चन है कि क्या प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, क्या उसको उसी को टेक्निकल ग्रुप का टेक्निकल लीडर होना चाहिए? ग्रुप की क्रिटिकल टेक्निकल डिसीजंस में टेक्निकल डिसीजंस अगर लिए जाते हैं तो उनमें कौन इन्वॉल्व होगा और ये किस तरह लिए जाएंगे? Thirdly, how will interactions with external stakeholders and senior company management be handled? जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स और सीनियर कंपनी मैनेजमेंट के साथ जो इंटरेक्शंस हैं वो किस तरह हैंडल किए जाएंगे? नंबर 4, ग्रुप जो है वो पीपल किस तरह लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने ग्रुप मेंबर्स को किस तरह इंटीग्रेट करेगा जबकि वो एक ही जगह पर सब मौजूद नहीं हैं. आम तौर पे ये आजकल कॉमन है कि मतलब ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं और वो घर से बैठे अपना काम कर रहे होते हैं शेयर्ड ऑफिसेज के साथ. तो इसलिए डिसीजन मेकिंग, ग्रुप की जब डिसीजन मेकिंग करनी हो तो इस सिलसिले में किस तरह इसको हैंडल किया जाएगा? नंबर 5, नॉलेज किस तरह ग्रुप के अंदर नॉलेज को किस तरह शेयर किया जाएगा? इन informal groups, some agile processes can be very successful, particularly when most group members are experienced and competent. Such a group makes decisions by consensus
which improves cohesiveness and performance. इनफॉर्मल जो ग्रुप्स होते हैं वो इस मामले में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं उस वक्त पर्टिकुलरली जब ज़्यादा जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं और कॉम्पिटेंट हैं। तो ऐसे ग्रुप जो उनसे डिसीजंस हैं वो कंसेंसस से, ऐसे ग्रुप डिसीजंस जो ग्रुप डिसीजंस हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं, जिससे ग्रुप की हम आहंगी और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। However, if a group is composed mostly of inexperienced or incompetent members, informality can be a hindrance because no definite authority exists to direct the work, causing a lack of coordination between group members and eventual project failure. बहरहाल एक ग्रुप जो है वो ज़्यादा अगर अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें इनएक्सपीरियंस्ड और इनकॉम्पिटेंट मेंबर्स हैं तो वहाँ पे इनफॉर्मेलिटी एक रुकावट भी बन जाती है, क्योंकि कोई डेफिनेट अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती जो वर्क को डायरेक्ट करे, जिससे एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ग्रुप मेंबर्स में आ जाती है और जिससे प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर की तरफ आखिरकार फेलियर की तरफ चला जाता है। ग्रुप कम्युनिकेशंस group members must exchange information on the status on their work, the design decisions that have been made and changes to previous design decisions. ग्रुप कम्युनिकेशन ग्रुप मेंबर्स जो उनसे हैं उनको आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहिए अपने वर्क स्टेटस के बारे में और डिज़ाइन डिसीजंस जो उन्होंने लिए होते हैं और उनमें जो चेंजेस जो जो वो डिज़ाइन डिसीजंस ले रहे होते हैं और वो चेंजेस जो उन्होंने प्रीवियस डिज़ाइन डिसीजंस में ली होती हैं उन सब के बारे में आपस में उनको एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करनी चाहिए। इससे प्रॉब्लम्स जो उनसे हैं वो रीसॉल्व होते हैं एंड वो तमाम प्रॉब्लम्स रीसॉल्व होंगे जो स्टेक होल्डर्स के साथ उठ खड़े होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स के साथ डीलिंग में पेश आते हैं और इसी वजह से फिर ये अपने स्टेक होल्डर्स को चेंजेस सिस्टम में अगर कोई चेंजेस भी करते हैं तो अपने स्टेक होल्डर्स को उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं, अपने ग्रुप मेंबर्स को और अपने डिलीवरी प्लान्स को। तो गुड कम्युनिकेशन जो सी है ये ग्रुप मेंबर्स के अंदर ग्रुप को स्ट्रेंथ देती है और उनमें हम आहंगी को बढ़ाती है। तो ग्रुप मेंबर्स जो से हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए इस चीज़ को कि उनको इस मोटिवेशन दी जानी चाहिए और उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो ग्रुप के अंदर तमाम ग्रुप मेंबर्स की आपस में जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं उनमें एक दूसरे को मोटिवेट किया जाना चाहिए ताकि जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। ग्रुप ग्रुप की जो कम्युनिकेशंस में इफेक्टिवनेस और जो एफिशिएंसी है वो इन फॉलोइंग फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो सकती है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो उस पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नंबर 1 ग्रुप साइज, नंबर 2 ग्रुप स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर लार्ज प्रोजेक्ट है तो उसमें सेवरल डेवलपमेंट ग्रुप्स होंगे तो उसमें डिफरेंट सब सिस्टम्स पे काम करना होगा। तो अगर सिर्फ मैनेजर्स ही आपस में कम्युनिकेट करें जो डिफरेंट सब सिस्टम्स पे लार्ज प्रोजेक्ट के सब सिस्टम्स पे जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं अगर सिर्फ वही आपस में कम्युनिकेट करें और ग्रुप जो उनके नीचे जो मेंबर्स हैं वो अगर प्रॉपरली इसमें अपनी फीडिंग या अपना रोल प्ले ना कर सकेंगे, आपस में कम्युनिकेट ना कर सकेंगे तो इससे कुछ डिले भी हो सकती है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो सकती हैं। थर्डली ग्रुप कंपोजिशन का बहुत अहम रोल है, ये इन्फ्लुएंस कर सकती है ग्रुप को। नंबर 4 द फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट, जो आपकी फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट है उसका भी अहम रोल है, इस बारे में एक अहम फैक्टर है। नंबर 5 द अवेलेबल कम्युनिकेशन चैनल्स, जो अवेलेबल आपके कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उन पे भी गौर करना ज़रूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अचीव्ड व्हेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसी वक्त अचीव होती है जब ये 2 वे हो और जो पीपल इन्वॉल्व हैं वो अपने इश्यूज़ को न सिर्फ ये कि डिस्कस कर सकें और जो इन्फॉर्मेशन है
जो इश्यूज और जो इंफॉर्मेशन है उनको आपस में डिस्कस कर सकें और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग अपने अपने प्रॉब्लम्स की और अपने प्रपोजल्स की एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को इस्टेब्लिश करें। तो कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इसको आम तौर पे मीटिंग्स की शक्ल में भी अचीव किया जा सकता है, जिसमें आम तौर पे अगरचे उसमें पावरफुल जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं मीटिंग्स में, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि इम्प्रैक्टिकल ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम मीटिंग्स शॉर्ट नोटिस पे अरेंज करें। तो इस सिलसिले में प्रोजेक्ट टीम्स जो हैं या जो रिमोट मेंबर्स हैं उनको भी मीटिंग्स में शामिल किया जाना, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो शॉर्ट नोटिस मीटिंग्स में जो रिमोट मेंबर्स होंगे उनको शामिल किया जाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो इन प्रॉब्लम्स को फिर हल करने के लिए हमें वेब टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह के विकीज़ और ब्लॉग्स हैं जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को सपोर्ट करते हैं। तो विकीज़ और लॉ ये ब्लॉग्स के में जो मेंबर्स हैं वो आपस में कोलैबोरेटिव क्रिएशन अपना ग्रुप वगैरह बनाकर उसमें अपनी डॉक्यूमेंट्स को एडिट जब करते हैं, या वो अगर कोई अपनी थ्रेडेड डिस्कशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, जो कमेंट्स हैं ग्रुप मेंबर्स के, वो आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। विकीज़ और ब्लॉग्स जो हैं प्रोजेक्ट मेंबर्स को अलाउ करते हैं और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें और अपनी लोकेशन, इसमें लोकेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो इस तरह ये जो मैनेज को इंफॉर्मेशन को न सिर्फ ये मैनेज कर सकते हैं बल्कि अपने डिस्कशन थ्रेड्स को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होती। जो आम तौर पर अगर सिर्फ ईमेल का इस्तेमाल किया जाए तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होने का चांस होता है, लेकिन विकीज़ और ब्लॉग्स में अगर थ्रेडेड डिस्कशंस वगैरह हों तो उसमें कमेंट्स, क्वेश्चंस और आपस में जो डिस्कशन जो होती है उससे ग्रुप कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो जाती है। तो इसके अलावा आप इंस्टेंट मैसेजिंग या टेली कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी कर सकते हैं, जो कि इजीली अरेंज की जा सकती हैं, जिससे इश्यूज़ को रिसॉल्व करने में मदद मिलेगी। कंक्लूजन, इस तरह लोग जो हैं वो मोटिवेट होते हैं दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ काम करने के लिए। अपनी मैनेजमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके 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 ख्यालात को, उनकी सोच को, एंड बाय गिवन, और इस तरह से उनकी पर्सनल डेवलपमेंट भी जो उसका भी अपॉर्चुनिटीज़ उनको हासिल होती हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ग्रुप्स जो हैं वो स्मॉल होने चाहिए, कोहिजिव होने चाहिए, और आम तौर पे उनकी इफ़ेक्टिवनेस को जो की फैक्टर्स उनकी इफ़ेक्टिवनेस को ग्रुप में इन्फ्लुएंस करते हैं एक ग्रुप के अंदर, जो उनमें उसमें ये तरीका इख्तियार किया जाना चाहिए कि ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया जाए और ग्रुप के मेंबर्स के दरमियान कम्युनिकेशन को बेहतर किया जाए। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक ग्रुप के अंदर वो जिन फैक्टर से आमतौर पर इन्फ्लुएंस होती हैं बाय फैक्टर्स सच एज द स्टेटस ऑफ ग्रुप मेंबर्स, द साइज ऑफ द इसमें साइज ऑफ द ग्रुप, द जेंडर कंपोजिशन ऑफ द ग्रुप, पर्सनैलिटीज एंड अवेलेबल कम्युनिकेशन चैनल्स। आम तौर पे नॉर्मली अगर हम बात करें सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड इंटीग्रेशन की, तो एक पीपल कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल CMM, PCMM, जिसको हम एक फ्रेमवर्क के तौर पे यूज़ करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशनल की मैनेजमेंट जो चाहिए अपने ह्यूमन एसेट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए पीपल कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल को यूज़ करती है एक टूल के तौर पे, जिसके बेसिक स्टेप्स ये हैं, जिनमें हम उसके बाद रिपीटेबल, जिसमें कंपेंसे इनिशियल बेसिक डिसिप्लिन्स हैं इनटू वर्कफोर्स एक्टिविटीज़, वर्कफोर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं इनिशियल लेवल पे उनकी कंपनसेशन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, स्टाफिंग, कम्युनिकेशन, वर्क एनवायरनमेंट। उसके बाद रिपीटेबल के बाद नेक्स्ट अपर लेवल जो होता है वो डिफाइंड लेवल है, जिसमें आइडेंटिफाई करना होता है प्राइमरी कॉम्पिटेंसीज को
और अलाइन करना होता है वर्क फोर्स एक्टिविटीज़ को एक दूसरे के साथ। और नेक्स्ट लेवल पे मैनेज्ड, जो नेक्स्ट लेवल है वो मैनेज्ड है, मैनेजमेंट है, मैनेज्ड मैनेज्ड लेवल में क्वांटिटेटिवली मैनेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ को, वर्क फोर्स की कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीम्स को इस्टेब्लिश करना होता है। और ऑप्टिमाइजिंग नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट लेवल है, लास्ट लेवल ऑप्टिमाइजिंग। इसमें कॉन्टीन्यूसली हमने इम्प्रूव मेथड्स जो उनसे हैं वो इस्तेमाल करने होते हैं, जिससे पर्सनल डेवलपमेंट की जा सके ऑर्गेनाइजेशन में, वर्कर्स की, टीम मेंबर्स की, ग्रुप मेंबर्स की, और ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस को अचीव किया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो बेसिक लेक्चर है, ये तीन ये इस बेसिक टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये हमारा, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन की है कि किस तरह टीम वर्क्स को किस तरह इस्टेब्लिश करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।